जिस वजह से इस टीम को डैडीज आर्मी कह के भी ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन उनकी पुअर कैप्टनसी के चलते उनकी कैप्टनसी को बिना कुछ बोले मिड सीजन ही सैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये रूमर्स। बट जब से इन्होंने अपने अच्छे प्लेयर्स को निकालना शुरू किया कोविड के बाद से, तब से इस टीम में मुझे वो बात नहीं लगी। एंड इंजरी से रिकवर होने के बाद एमएस धोनी भी इस टीम का पार्ट बनेंगे, तो देखना होगा कि टीम में क्या सुधार आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दोस्तों और मेरे सब बंधुओं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल की लेजेंड टीम यानी कि सीएसके के बारे में। सीएसके आप सभी को पता है भाई, 2026 आईपीएल से पहले 5 बार, जी हाँ 5 बार उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीता है। लेकिन रिसेंटली चाहे 2024 कह लो, 25 कह लो और 26, तीनों सीजन में हाल सीएसके का बहुत ही खराब है। और इसके पीछे मेन क्या रीजन है, डाउनफॉल जो सीएसके का आया है उसके पीछे क्या क्या कारण है, आज की इस वीडियो को देख के पता करेंगे। पिछले 20 मैचेस में चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 5 ही मैचेस जीत पाई है और साल 2021 से वो 4 बार बॉटम पे फिनिश करी है। इवन रिसेंटली 2026 के आईपीएल में वो अपने खेले गए तीनों मैचेस बहुत एम्बैरेसिंग वे में हारी है। जो टीम एक टाइम पे डोमिनेट किया करती थी और 17 सीजन में 10 बार फाइनल खेली थी और 5 बार आईपीएल ट्रॉफी को जीत चुकी थी, वो आज के टाइम में अपनी इज्जत बचाने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। जिस टीम में एमएस धोनी, सुरेश रैना, शेन वॉटसन, फाफ डु प्लेसी, माइकल हसी, ड्वेन ब्रावो, इमरान ताहिर जैसे लेजेंड्स खेले हो, वो टीम ना तो अब अच्छा टोटल बना पा रही है और चेस करते हुए भी बुरे तरीके से चोक कर रही है। चेप ऑफ ग्राउंड जिसे सीएसके की फोर्ट्रेस कहते थे, जहां पे टीम्स का जीतना बहुत मुश्किल होता। हाँ भाई, फोर्ट्रेस के बारे में एक ही चीज रिमाइंड करना चाहूंगा भाई, जो लोग भी सीएसके के फैन है उनको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, बट रिसेंट टाइम में सीएसके चेपॉक में यानी कि चेन्नई में 6 मैच खेला है भाई, 6 मैच खेला है और 6 में से 6 मैच हारे हैं। जी हाँ, एकदम सही सुना भाई। रिसेंट टाइम बहुत खराब हुआ है जब से माही भाई कैप्टेंसी छोड़ा है। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन भाई जो है भाई वो है, फैक्ट तो सबके सामने मैं रखता ही हूँ। वहाँ पे भी कई टीम्स जीतती जा रही है, पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि 2021 और 23 में ट्रॉफी जीतने के बावजूद भी मैनेजमेंट इतने खराब डिसीजंस ले रही है। टीम का कोर बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। टीम अपने ओजी प्लेयर्स से ज्यादा अपने न्यू यंगस्टर्स पे ध्यान दे रही है और उनसे रिजल्ट्स कुछ खास नहीं मिल रहे। चलो बात करते हैं इसी के बारे में और समझते हैं द डाउनफॉल ऑफ सीएसके इन रीसेंट ईयर्स। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 से, जब सीएसके 2 साल के बैन के बाद फाइनली आईपीएल में कमबैक करती है। सीएसके ने आते ही अपने 3 प्लेयर्स ऑलरेडी पिक कर लिए थे और वो थे 15 करोड़ में कैप्टन एमएस धोनी, 11 करोड़ में सुरेश रैना और 7 करोड़ में रविंद्र जडेजा। और फिर ऑक्शन में वो 47 करोड़ के पर्स के साथ उतर। ऑक्शन और ट्रेड के बारे में बताना चाहूंगा भाई, मैं हूँ हार्डकोर जडेजा फैन भाई, रविंद्र जडेजा का। मेरे को समझ आता नहीं भाई बिजनेस या जो भी कह लो आईपीएल में जो चलता है भाई, मेरे को ये चीज़ पसंद आया ही नहीं। सीएसके ने जो जाने दिया रविंद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स में, और राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड करके लिया है संजू सैमसन को। भाई संजू सैमसन भी मेरे को पसंद है, इंडिया टीम का भाई हमारा ओपनर है भाई, वो भी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन सीएसके ने जो छोड़ा है या ट्रेड कह लो, जो भी किया है भाई रविंद्र जडेजा की बदले संजू सैमसन, मुझे पसंद आया नहीं भाई। एज ए जडेजा फैन मेरे को सीएसके में बढ़िया लगता था भाई जडेजा, लेकिन जो करामत किया है सीएसके की मैनेजमेंट ने, क्या ही बोलो भाई। जहां वो स्मार्टली और स्ट्रैटेजिकली स्मॉल नेम्स बट बिग इंपैक्ट वाले प्लेयर्स उठा लेते हैं। सबसे पहले शेन वॉटसन, जो कि 2016 और 2017 में आरसीबी के लिए पुअर परफॉर्मेंस देकर आ रहे थे, उनको सीएसके 4 करोड़ के प्राइस में ले लेती है। डीजे ब्रावो को 6.4 करोड़, फाफ डु प्लेसी को 2 करोड़, इमरान ताहिर को 1 करोड़ और दीपक चाहर को 80 लाख में टीम में ले लेते हैं। और ऐसे सीएसके तैयार करती है अपने 25 प्लेयर की स्क्वाड को और स्टार्ट करती है अपने 2018 के आईपीएल सीजन को, बिकॉज जो इनके मैक्सिमम प्लेयर्स थे वो 30+ के थे, जिस वजह से इस टीम को डैडीज आर्मी कह के भी ट्रोल किया जा रहा था। बट इस नो डाउट भैया, डैडीज आर्मी कौन कौन बोलते हैं भाई पता ही है, मैं आर वाले सीजन में उन्होंने सबको गलत प्रूव कर दिया। आज अपने पहले ही मैच में एमआई के अगेंस्ट सीएसके ने दिखा दिया था कि इस टीम ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जब एमआई के 166 के टारगेट को ब्रावो के 68 रन्स ऑफ 30 बॉल्स और केदार जाधव के वो लास्ट बॉल पे विनिंग शॉट से सीएसके की टीम एमआई को पहले मैच में हरा देती है। और इसी के साथ और भाई ये मैच मेरे को अभी भी याद है, पहले केदार जाधव भाई इंजर्ड था भाई, रिटायर हार्ड होकर ड्रेसिंग रूम में बैठा था, लेकिन मैच पास आ गया था भाई, मतलब सीएसके की फेवर में था, तो आखिरी में वो वापस आके पीछे शॉट मार के जिता दिया भाई। मेरे को अभी भी वो याद है, क्या था भाई मैच। और केदार यादव के साथ भी क्या हुआ भाई, इसी अच्छी फॉर्म को पूरे सीजन में कंटिन्यू रखती है। आज वो ग्रुप स्टेज के एंड में 2nd पोजीशन पे फिनिश करती है, जहां उन्होंने 14 मैचेस में 9 मैचेस जीते थे। और क्वालिफायर 1 में एसआरएच को फेस करती है सीएसके की टीम, जहां पे सीएसके जीत जाती है। एंड फिर फाइनल में भी फिर से उनका सामना होता है एसआरएच से, जो कि एक थ्रिलिंग मैच साबित होता है। एंड सीएसके उस मैच को 8 विकेट से जीत जाती है, जहां पे शेन वॉटसन मारते हैं 117 नॉट आउट। अब उनका ये सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनके आज के डाउनफॉल को समझने के लिए, क्योंकि इस टीम में वो सारी चीजें थी जो कि अब सीएसके लैक कर रही है। आज सीएसके की इस टूर्नामेंट में कोर स्ट्रेंथ बहुत
स्ट्रॉन्ग थी, टीम में काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे और यंग प्लेयर भी, एंड जो बैलेंस था टीम का वो बहुत अच्छा बहुत बढ़िया एंड था। सिमिलर चीज कंटिन्यू होती है 2019 के आईपीएल में भी, जहां एक बार फिर से सीएसके की टीम फाइनल में जगह बनाती है। ऑल्दो वो ट्रॉफी नहीं जीत पाते, लेकिन उनकी जो टीम थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो आगे जाके भी और ट्रॉफीज जीत पाते। बट यहाँ पर टीम का एज फैक्टर भी था जो कि उनको रोक रहा था। एज आई सेड 2018 में जब उन्होंने टीम बनाई थी, उनके मैक्सिमम प्लेयर्स 30 प्लस के थे, जिस वजह से काफी सारे प्लेयर्स टीम से हट गए, कुछ रिटायर हो गए, जिस वजह से टीम धीरे धीरे थोड़ी वीक होती जा रही थी। फिर आता है 2020, जहां पे ये सारी चीजें फॉल आउट करने लगती है, क्योंकि उस साल सीएसके बॉटम 2 पे फिनिश करती है। पर आखिर क्यों? क्योंकि पिछले 2 सीजन तो उनके बढ़िया जा रहे थे। इसके पीछे मेन रीजन ये था कि एक तो गेम इंडिया से शिफ्ट होकर यूएई में खेला जा रहा था ड्यू टू द पैंडेमिक। ऑल्दो फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल इंडिया में ही खेला गया था, जिसमें से 7 खेले गए मैचेस में सीएसके की टीम 5 मैचेस जीती थी और वो उस टाइम पे टॉप 2 में भी थी। लेकिन जब सेकंड हाफ यूएई में खेला गया तो सीएसके की परफॉर्मेंस पूरी गिर गई, जहां उन्होंने अगले 7 मैचेस में यूएई के पिच पे सिर्फ एक ही मैच जीता, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। एंड अब तक के सीएसके की पूरी हिस्ट्री में ये उनका वन ऑफ द वर्स्ट सीजन था। खैर इस चीज को पीछे भाई वो सीजन नहीं था, खराब सीजन नहीं था। उसके बाद हमने देखा 2025 इतना खराब, इतना वाहियात, और 26 में भाई उन्होंने सिर्फ एक ही मैच जीता, दिल्ली वाला। उसके अलावा बेरा गर्क ही भाई सीएसके का। मैंने कभी सोचा नहीं था भाई सीएसके जैसी बड़ी टीम, लेजेंडरी टीम, भाई उनका हालत ऐसे हो सकता है भाई। मैंने कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा। सीएसके मतलब प्लेऑफ्स में जाएगा ही जाएगा। 2023-24 में भी ऐसा ही कुछ सीन था। मतलब अगर सीएसके प्लेऑफ्स में ना जाए तो लोगों के बीच में एक हैरानी परेशानी की बात होता रहता है कि सीएसके इस साल प्लेऑफ्स में नहीं गया भाई, कुछ ऐसा भाई हम सभी दोस्तों के बीच में कन्वर्सेशन ऐसा होता है। लेकिन जो भाई हमने 2025 का सीजन देखा उसके बाद सब पलट गया भाई मामला, क्या बोलो उसके बाद। के अगले साल के लिए सीएसके रेडी हो गई एंड इस बार भी पैंडेमिक की वजह से आईपीएल यूएई में शिफ्ट हुआ था, जहां 14 मैचेस में सीएसके की टीम 9 मैचेस जीतकर सेकंड नंबर पे फिनिश करती है और क्वालीफायर 1 में दिल्ली कैपिटल्स को हरा के वो फाइनल में जाती है, जहां उनका मुकाबला होता है केकेआर से। और उस फाइनल मैच का डोमिनेशन हम सबको पता है, और जैसा डोमिनेशन इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में किया था, ये फाइनल में भी कंटिन्यू रखती है केकेआर के खिलाफ और जीत जाती है अपनी चौथी आईपीएल ट्रॉफी। अब इस पॉइंट तक ये क्लियर हो चुका था कि एमएस धोनी आगे आने वाले सालों में कैप्टनसी नहीं करेंगे एंड टीम को अब एक सक्सेसर की नीड है, जिसकी वजह से 2022 में फ्यूचर को देखते हुए कैप्टन बनाया जाता है सर रविंद्र जडेजा को। लेकिन उनकी पुअर कैप्टनसी के चलते उनकी कैप्टनसी को बिना कुछ बोले मिड सीजन ही सैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये रूमर्स भी चले थे कि जडेजा एंड सीएसके मैनेजमेंट के रिलेशंस अच्छे नहीं है, जो कि काफी हद तक सच भी लगता है, क्योंकि जडेजा सीएसके की मैनेजमेंट से खुश तो नहीं थे। अब यहाँ पे एक रोल आता है सीएसके के फैन बेस का भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब सीएसके बैटिंग करती थी तो रविंद्र जडेजा एमएस धोनी के पहले बैटिंग करने आते थे एंड लिटरली फैंस चीयर करते थे रविंद्र जडेजा को आउट होने के लिए, जिससे वो एमएस धोनी को बैटिंग करते हुए देख पाए। ऑल्दो ये चीज आगे भी कंटिन्यू हुई, बट 2022 में वो कैप्टन थे, जिस वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था और ऊपर से पुअर कैप्टनसी, ये सब रीजंस बने होंगे इस पूरे सैक करने के। एंड मिड सीजन ही कैप्टन बनते एमएस धोनी, जो कि इस टीम को ज्यादा नहीं बचा पाते, क्योंकि उस सीजन में सीएसके की टीम सेकंड लास्ट। और भाई मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा फिर से रविंद्र जडेजा के बारे में। भाई जो भी खराब था या अच्छा था बुरा था जो भी था, भाई जडेजा को उस सीजन में या भाई उस साल में सभी मैच में कैप्टनसी देना चाहिए था। वैसे ही माही भाई कैप्टनसी अच्छा है, लेकिन जब माही भाई को कैप्टनसी मिला उस आईपीएल सीजन में, तब तो भाई हो चुका था मामला खराब, भाई नाव डूब गया था पानी में भाई। तो जडेजा को दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि केकेआर ने भी ऐसा कारनामा किया है। दिनेश कार्तिक केकेआर की कैप्टन था, चलते आईपीएल सीजन में कैप्टनसी बदल के इयन मॉर्गन को दे दिया था। भाई वो छोड़ दो भाई, केकेआर की बात मैं नहीं करूंगा। बट भाई सीएसके, जो सीएसके को मैं जानता था भाई, अब क्या बोलूं। करती है एंड ये उनकी हिस्ट्री का सेकंड वर्स्ट सीजन बन चुका था। फिर 2023 में एक बार फिर से कैप्टनसी मिलती है एमएस धोनी को, जो कि सीएसके को वापस से टॉप 2 में ले जाते हैं और फाइनल के लिए क्वालिफाई भी करवा देते हैं, जो कि था डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस के खिलाफ। और एक लास्ट बॉल थ्रिलर मैच में जडेजा अपनी टीम को मैच जितवाते हैं। जडेजा की एक कंट्रीब्यूशन भाई सीएसके वाले भूल सकते हैं, लेकिन एज ए फैन मैं कभी नहीं भूलूंगा भाई। भाई याद करो भाई, कुछ तो भाई शर्म लिहाज करते भाई सीएसके वाले। मेरे को पता था भाई, क्या बोलूं भाई, उस मैच में जो बॉल डाला था मोहित ही था, मोहित शर्मा भाई साहब थे गुजरात की तरफ से। भाई साहब उस दिन अगर जडेजा नहीं होता तो ये जो 5 ट्रॉफी हम बोलते रहते हैं, जो सीएसके के फैन चिल्लाते रहते भाई, ये 4 ट्रॉफी पर ही खत्म था। अभी तक गुजरात 2 ट्रॉफी उठा लेता अगर उस दिन जडेजा 1 मैन आर्मी की तरह खड़ा नहीं होता। और उस लास्ट ओवर में इतने टेंशन प्रेशर के बीच में इतना रन बनाना भी भाई ऐसे वैसी बात है नहीं, आम बात है नहीं भाई। लेकिन भाई
और सीएसके 5वीं आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम करती है। अब इस पॉइंट तक सब कुछ पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। सीएसके मुंबई की तरह 5 आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी थी, उनका डोमिनेशन बरकरार था। जो 2 लो सीजन हुए थे उसको इस एक सीजन ने इक्वल कर दिया था। बट यहाँ पे एक इशू ये था कि सीएसके को अब भी एक फ्यूचर सक्सेसर चाहिए था, एक लीडर चाहिए था जो कि टीम की कैप्टनसी भी करे और लीड भी करे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप ऑलरेडी एमएस धोनी पे ओवर डिपेंड हो रहे हो एंड वो ज्यादा टाइम तक नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ हिज एज फैक्टर। एंड इसी के साथ साथ सीएसके में और भी चेंजेस हो रहे थे, कुछ प्लेयर्स आ रहे थे, कुछ प्लेयर्स जा रहे थे, बट टीम का जो कोर स्ट्रेंथ था वो अब तक ठीक था। लेकिन 2024 के अराउंड चीजें थोड़ी बदलती है जब सीएसके ऋतुराज गायकवाड़ को अपना कैप्टन सेलेक्ट करती है एंड इस सीजन सब कुछ काफी सही जा रहा होता है। भाई गायकवाड़ के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा। गायकवाड़ भाई ओडीआई में बहुत बढ़िया है, टॉप नॉच है। जब श्रेयस अय्यर टीम में नहीं था, इंडिया टीम की बात कर रहा हूं भाई, लाजवाब भाई। कम मैच में मौका मिला लेकिन भाई ने सेंचुरी ठोका, लाजवाब पारी खेला। बट जब बात आती है T20 की भाई, और सीएसके का इतना खराब टाइम, क्या ही बोलो, प्लेयर की कमी हो, टीम स्ट्रेंथ की कमी हो, जो भी हो भाई, ऋतुराज गायकवाड़ जब से कैप्टन बना है भाई सीएसके का समझने वाले समझ गए भाई, इफ यू नो यू नो। आज 11 मैचेस में सीएसके 6 मैचेस को जीत जाती है और यहाँ पर यह लग रहा था कि इस बार भी इजी क्वालिफिकेशन हो जाएगा प्लेऑफ के लिए। पर जो 3 मैचेस बचे थे वो थे राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ और गुजरात लायंस के खिलाफ, जहां पर जीटी और आरसीबी तो कुछ अलग ही सोच के आई थी। एज जीटी वाले मैच में शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों 100 मार के जीटी को 231 के टोटल तक ले जाते हैं और सीएसके को उस मैच में 35 रन से हरा देते हैं। और अब सीएसके को अपने बचे हुए दोनों मैचेस जीतने थे क्वालिफाई करने के लिए। ऑल्दो वो आरआर से इजीली जीत जाते हैं, पर सीएसके के खिलाफ जो मैच हुआ 18 मई 2024 को, उसमें कंडीशन ये थी कि अगर सीएसके 17 रन से भी हारती है तो वो, और भाई कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन सभी को याद है यश दयाल की बॉल पर भाई माही भाई ने छक्का मारा था, बॉल गया था ग्राउंड की बाहर, बॉल चेंज हुआ, नया बॉल आया और उसके बाद सभी को पता है रेस्ट इज हिस्ट्री। क्वालिफाई कर जाएगी क्योंकि आरसीबी को 18 रन से जीतना था अपना नेट रन रेट अच्छा करने के लिए, जिससे वो क्वालिफाई कर पाए। इस मैच में आरसीबी पहले बैटिंग करते हुए सीएसके को 218 रन का टारगेट दे देती है, जिसमें अगर सीएसके 200 रन भी बना लेती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन वो लास्ट ओवर का ड्रामा, एमएस धोनी का वो 110 मीटर का 6 और उसके बाद उनका डीप स्क्वायर लेग पे कैच हो जाना एंड फिर उसके बाद यश दयाल की वो 2 डॉट बॉल जड्डू के सामने एंड फिर वो सेलिब्रेशन और वो सीएसके एंड आरसीबी का हाथ ना मिलाना। ये एक सिंगल मैच इस पूरे आईपीएल की एक बड़ी हाईलाइट बन गया और यहां से फिर सीएसके का बुरा टाइम शुरू हो गया। एज ऑलरेडी इस मैच को हार के बाहर हो चुके थे एंड सभी लोग इस पूरी टीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कैप्टन ऋतुराज को क्रिटिसाइज कर रहे थे और साथ में एमएस धोनी, जडेजा जैसे सीनियर प्लेयर्स को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। एंड ये इनफ नहीं था क्योंकि 2025 में इनका होम ग्राउंड यानी कि चेपॉक, जिसको इन्होंने फोर्ट्रेस बना रखा था, हाँ भाई, अब उससे भी ये भाई टीम भाई हारने भाई वाली भाई है। मैं वीडियो की शुरुआत में वही बोला, जो इनका ताकत था, स्ट्रेंथ था, फोर्ट्रेस था भाई, चेपॉक चेन्नई का स्टेडियम, वही अब उनका कमजोरी बन चुका है भाई, लिटरली। भाई की बात सुनो ध्यान से। सीएसके को 16 साल 311 दिन के बाद पहली बार हराती है और वो भी छोटी मोटी हार नहीं, 50 रन की एक बड़ी हार से। और उसके बाद जो भी टीम इस फोर्ट्रेस में आ रही थी वो सीएसके को ह्यूमिलेटिंग वे में हरा के जा रही थी। केकेआर 8 विकेट से, दिल्ली कैपिटल्स 25 रन से, पंजाब किंग 4 विकेट से और हिस्ट्री में पहली बार एसआरएच ने सीएसके को चेन्नई में हराया था, वो भी 5 विकेट से। पर आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि 2021 और 23 में भी इन्होंने ट्रॉफी जीती थी, लेकिन 2025 में हाल इतने खराब क्यों हो गए? तो इनका मेन रीजन है इनकंसिस्टेंट बैटिंग और इनकी बॉलिंग का क्लिक ना करना, और उससे भी बड़ा रीजन है इनके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ का मिड सीजन में इंजर्ड हो जाना। लाइक सब गलत चीजें इस टीम के साथ एक ही साथ हो रही थी एंड इसलिए इस साल आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार सीएसके बॉटम पे फिनिश करती है, लिटरली नंबर 10 पर। जो टीम भाई मैं सपने में भी मतलब सोच ही नहीं सकता था भाई, लिटरली 2025 सीएसके ने जिस तरीके से खत्म किया। हाँ भाई टीमों का खराब जाता है, लेकिन भाई आपको ये भी मानना पड़ेगा सीएसके जैसी टीम जिन्होंने 5 ट्रॉफी जीता है भाई, वो खत्म करे नंबर 10 पर। भाई मेरे को बिलीव सिस्टम उड़ गया था भाई, क्या बोलूं 2025 में जो कारनामा सीएसके वालों ने किया था भाई, क्या बोलूं भाई। टाइम पे नंबर 1 या नंबर 2 के अलावा कोई स्पॉट ढूंढती नहीं थी, वो नंबर 10 पे फिनिश करती है। एंड एक वर्स्ट सीजन के बाद सीएसके सबको, लिटरली सबको रिलीज कर देती है। जहां इस पॉइंट पे उन्हें अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए था, वहां वो पतिराना, कॉनवे, रचिन, इन सबको रिलीज कर देती है। एंड फिर ऑक्शन में भी गलती करती है। एज इंस्टेड ऑफ बाइंग प्लेयर्स लाइक फिन एलन, टिम साइफर्ट, लुंगी एनगिडी, सीएसके खरीदती है प्लेयर्स लाइक ओवरटन, राहुल चाहर, मैट हेनरी, मैथ्यू शॉर्ट और 2 यंगस्टर्स को 14 करोड़ के प्राइस में, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। ऑल्दो यंग प्लेयर्स को टीम में लाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी कोर ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ना ही आपके पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स बचे हैं जो कि टीम को आगे बढ़ा पाए, और आप यंगस्टर्स पे इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हो। वेरी वियर्ड चॉइस फ्रॉम देम। हालांकि इस ब्लेंडर से पहले भी एक ब्लेंडर इन्होंने ऑलरेडी ऑक्शन में कर दिया था। एज सीएसके ने सैमसन के बदले रविंद्र जडेजा एंड सैम करन को ये ब्लेंडर भाई कभी नहीं भूलूंगा भाई। अगर मैं न्यूट्रल फैन होने की बात भी सीएसके को सपोर्ट करता था, माई भाई का मैं फैन हूँ भाई, उधर कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं, बट न्यूट्रल फैन की बात करूँ तो सीएसके की अगर मैं फैन था, अगर
60-70% इस डिसीजन की बाद जडेजा को छोड़ने की बाद मेरा भाई खत्म भाई। वो 50-60% से एकदम छलांग मार के 0% आ चुका है। मैं भाई अब सीएसके को मैच इसलिए देखता हूं भाई क्योंकि माही भाई है, सिर्फ एक ही रीजन है, माही भाई रिटायर होने की बाद मैं मैच देखूंगा या नहीं देखूंगा वो भी मेरे को सोचना पड़ेगा भाई। वो प्यार खत्म हो चुका है, कबूतर जा 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 चला गया भाई कर दिया प्यार। था राजस्थान रॉयल्स से। दो प्लेयर्स जो इस टीम के पॉजिटिव्स थे उन्हीं को इन्होंने ट्रेड कर दिया था। एंड हाँ, इस सीजन में भी इनकी चीजें इंप्रूव होना बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि एक तो इन्होंने अपने पूरे कोर को बदला है न्यू प्लेयर्स और यंगस्टर्स से, और दूसरा इनकी जो ओवर डिपेंडेंसी है एमएस धोनी के ऊपर वो राजस्थान रॉयल्स वाले मैच में एक्सपोज हो गई, जिस तरीके से इस टीम ने फेल किया उस मैच में। और अगर मैं एमएस धोनी को भी सीएसके की इस खराब फॉर्म के कंटेक्स्ट से साइड कर दूं तब भी सीएसके इन मैचेस को जरूर हारती, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एमएस धोनी भी ज्यादा से ज्यादा आपका कोलैप्स ही बचा सकते थे और एक एंड से खड़े रह सकते थे मैच में रन्स बनाने के लिए, और वो आपका मैक्सिमम स्कोर 100 प्लस ले जाते। लेकिन फिर जैसे सीएसके का बॉलिंग लाइनअप है उस पे क्या आप लोग 210 या 220 भी डिफेंड कर पाते? ऑफ कोर्स उस दिन पिच बॉलिंग फ्रेंडली थी, पर आप उसी पिच पे वैभव से 15 बॉल 50 खा गए और राजस्थान से 12.1 ओवर्स में ही मैच को हार गए। और पहले मैच में और भाई मेरे को रविंद्र जडेजा का जो एग्रेशन, जो सेलिब्रेशन, वो क्या बढ़िया लगा भाई साहब। मतलब सीएसके वालों की विकेट लेने की बाद जडेजा ने जो भाई उफ, क्या सेटिस्फेक्शन भाई, क्या लगा भाई, बढ़िया भाई। मेगा ऑक्शन की स्ट्रैटेजी एक्सपोज हो गई और ये प्रूव हो गया कि जो आपने मेगा ऑक्शन में काम किया है वो कितना बड़ा फेलियर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी दो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर वो तो परफॉर्म कर ही नहीं पाए। और अब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ सीएसके अपने 3 मैचेस को हार चुकी है और अब तक कार्तिक शर्मा की तरफ से कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आई है। ऑल्दो प्रशांत वीर ने आरसीबी वाले मैच में 43 रन जरूर स्कोर करे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सीएसके की दो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर की साइड से अब तक कुछ खास देखने को नहीं मिला है जो इनकी प्री आईपीएल वाली हाइप को जस्टिफाई कर पाए। अब ऑफ कोर्स ये बहुत अर्ली होगा उनकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, लेकिन अगर मैं इन दोनों को भी साइड कर दूं तो भाई मेरे को कार्तिक शर्मा के बारे में उतना पता नहीं, लेकिन मैंने जितना भी रिसर्च किया भाई प्रशांत वीर भाई साहब के बारे में, मेरे को लगा भाई ये जडेजा तो बनेगा नहीं बनेगा वो फ्यूचर की बात है भाई, देखा जाएगा आगे। बट भाई अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन सीएसके प्रशांत वीर से भाई बॉलिंग ठीक ठाक कराते हैं नहीं। बैटिंग से अच्छा काम किया था आरसीबी के अगेंस्ट, बट मेरे को लगता है भाई ये बंदा करेगा कुछ अगर सीएसके वाले पेशेंस दिखाते हैं प्रशांत वीर के साथ, मेरे को इतना लगता है भाई। आप सभी का क्या राय है इन सभी के बारे में बताना। टीम की साइड से वो खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही, ना वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर संजू सैमसन और शिवम दुबे की साइड से, ना टीम के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ की साइड से। ऑल्दो कंसिस्टेंटली सरफराज थोड़े रन्स बना रहे एंड आयुष महात्रे ने भी एक मैच में स्कोर किया था, बट ये टीम वो नहीं लग रही जिस डोमिनेशन के लिए पहले जानी जाती थी। फिर भाई एक बात बोलूंगा, इनकी ओपनिंग जोड़ी में ही दिक्कत है। पिछले साल जब सीएसके का खराब टाइम था भाई, मतलब आईपीएल खत्म होते होते एक चीज भाई पॉजिटिव मिला कि आयुष मात्रे एज ए ओपनर बढ़िया स्टार्ट दे रहा था, लेकिन 2026 में सीएसके मैनेजमेंट ने क्या किया, आयुष मात्रे को भेजा नंबर 3 पे, ऋतुराज भाई साहब कैप्टन साहब को ओपनिंग में भेजा। ये भाई मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऋतुराज गायकवाड़ का खेलने का जो तरीका है भाई नंबर 3 पर ठीक है भाई, एंकर करके खेलेगा ठीक है। संजू के साथ आयुष मात्रे को भाई ओपनिंग पेयर में भेजो, ये मेरा भाई खुद का ओपिनियन है, आप सभी का भी बता सकते हो। लेकिन भाई दूसरा मैच होता है पंजाब के खिलाफ, उसमें आपके होम ग्राउंड पे ये मैच था और इसमें भी आपने स्लो स्टार्ट करी। हालांकि आयुष मात्रे और शिवम दुबे के चलते आप लोग 200 पार कर लेते हो, लेकिन फिर भी वही वीक बॉलिंग एंड पुअर कैप्टनसी के चलते आप एक बार फिर से हार जाते हो। लाइक कैसे डिसीजंस ले रहे ऋतुराज गायकवाड़, ऐसा लग रहा था कि वो इतने क्लूलेस है कि वो बस एक फील्डर है, ना कि कोई कैप्टन। ना ही वो अपने बॉलर्स के पास जा रहे हैं उनको कुछ बताने, टिप्स देने कि क्या डालना है और क्या सही कर सकते हो, ना ही वो अपने सबसे महंगे प्लेयर प्रशांत वीर को एक भी ओवर दे रहे हैं, जबकि आपके नूर अहमद 3 ओवर में 34 रन ऑलरेडी खा चुके थे। लेकिन पता नहीं इतनी क्लूलेस कैप्टनसी वो क्यों कर रहे हैं। इतनी तो रिंकू सिंह ने एज अ स्टैंड बाय कैप्टन नहीं करी थी मुंबई इंडियंस के मैच में, और ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके की लेगेसी को अच्छा करने की बजाय बेकार कर रहे हैं। और फिर थर्ड मैच होता है आरसीबी के खिलाफ चिन्नास्वामी ग्राउंड में, और इस मैच के बाद पता चल जाता है कि ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी कितनी क्लूलेस है और सीएसके की बॉलिंग कितनी खराब है इस सीजन में। एज इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ इस सीजन का पहला टॉस जीतते हैं और पहले बॉलिंग करने का डिसाइड करते हैं, और स्टार्टिंग में तो बॉलर्स को काफी अच्छी हेल्प मिलती है, इतनी कि आरसीबी 6 ओवर्स में 51 फॉर 1 पर थी एंड इवन एट द एंड ऑफ 15 ओवर्स आरसीबी वाज एट 153 फॉर 3। लेकिन फिर वहां से शुरू होता है आरसीबी के प्लेयर्स का क्लच और सीएसके की बॉलिंग की रियलिटी, और आरसीबी बना देती है 20 ओवर में 50 रन। और जब सीएसके इस टारगेट को चेस करने आती है तो इसको बताने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, आप एक बार स्कोर कार्ड खुद देख लो।
और आप ये बताओ कि ये वही टीम है क्या जो कुछ साल पहले लगातार फाइनल्स में जा रही थी, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर रही थी और ट्रॉफी दुख होता है जो लेगेसी एमएस धोनी ने बिल्ड करी थी अपने कोर प्लेयर्स के साथ, वो खत्म हो चुकी है और उसकी धज्जियां उड़ चुकी है। सबसे पहले तो टीम के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ जो कि 7 रन बना के थाला को ट्रिब्यूट देने निकल जाते हैं। फिर संजू सैमसन वही सिंगल डिजिट स्कोर पे चलते बनते हैं। आयुष मात्रे को भूवी आउट कर देते हैं और सीएसके की ये टीम 207 रन पे ऑल आउट हो जाती है, जहां पे बस हमें सरफराज खान की तरफ से एक 50 देखने को मिली। जेमी ओवरटन की साइड से 37 रन, जो कि खुद एक बॉलर है, उन्हें रन बनाने पड़ रहे हैं, और प्रशांत वीर की तरफ से 43 रन। इसके अलावा किसी भी प्लेयर भाई साहब जेमी ओवरटन सिर्फ एक मैच नहीं, जेमी ओवरटन का हर मैच देख लो, जो मैच खेला भाई, पहला मैच, दूसरा मैच, आरसीबी वाला, सभी मैच में जेमी ओवरटन गेंदबाजी से जो भी खरा है करे भाई, बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है भाई। जेमी ओवरटन भाई मेरे को ऑलराउंडर लगा है, बॉलर से भी ज्यादा, हालांकि वो ऑलराउंडर है, लेकिन इंडिया में आके वो भी आईपीएल में भाई लाजवाब भाई। रन नहीं बनाए और आरसीबी सीएसके को इस मैच में 43 रन से हरा देती है। अगेन 4+3 थाला फॉर अ रीजन। ऑल्दो अब भी पूरा सीजन बचा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से इनका कोर मजबूत नहीं लगता, ओवर डिपेंडेंसी लगती है एमएस धोनी के ऊपर और कैप्टनसी इतनी वीक लगती है, मुझे तो नहीं लगता कि ये सीएसके की टीम कुछ खास कर पाएगी। और इसकी पूरी कल्प्रिट सिर्फ इनकी टीम मैनेजमेंट है, जिन्होंने अपने अच्छे प्लेयर्स को जाने दिया, जिनके ऊपर इन्हें ट्रस्ट दिखाना चाहिए था और रिटेन करना चाहिए था। और जो प्लेयर्स इन्होंने अब लिए हैं टीम में, वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। अपने कोर को मजबूत करने की जगह इस टीम ने बस प्लेयर्स फिल करने पे ध्यान दिया, और जिस तरह से इनकी लेगेसी पहले थी अब वो कंटिन्यू होती मुश्किल लग रही है। ऑल्दो अब भी मिरेकल हो सकता है, सीजन आगे बचा हुआ है, लेकिन वो तभी होगा अगर ये अपने इन पॉइंट्स को सुधारेंगे। एंड इट्स अ बिग टाइम टू से कि सीएसके को अपनी टीम मैनेजमेंट बदलनी चाहिए और स्टीफन फ्लेमिंग को थैंक यू कर देना चाहिए, क्योंकि जो सीएसके की अब हालत चल रही है वो अपने ओल्ड स्कूल मेथड से उनको ठीक नहीं कर सकते। वेल, देखते हैं कि आगे के मैचेस में क्या होगा। मैं भी वेट कर रहा हूं, क्योंकि ये भी मेरी फेवरेट टीम रह चुकी है, बट जब से इन्होंने अपने अच्छे प्लेयर्स को निकालना शुरू किया कोविड के बाद से, तब से इस टीम में मुझे वो बात नहीं लगती। एंड इंजरी से रिकवर होने के बाद एमएस धोनी भी इस टीम का पार्ट बनेंगे, तो देखना होगा कि टीम में क्या सुधार आता है। भाई इधर तक की वीडियो रखते हैं। भाई मेरे को सीएसके से सबसे बड़ी दिक्कत है रविंद्र जडेजा को लेकर। बहुत लोग कहेंगे रविंद्र जडेजा ने सहमति दी, एग्री किया था। भाई जो भी है, मैं सीएसके और रविंद्र जडेजा भाई एक साथ रिलेट करता था, अब वो अलग हो चुके हैं। और उसके बाद भाई माही भाई को छोड़ के कुछ है ही नहीं सीएसके में, कुछ है ही नहीं। मतलब अगर आप माही भाई की नाम छोड़ दोगे तो लिटरली पंजाब एक टाइम पे जैसा था, कोई भी आके पेल देता था भाई, वैसी सीएसके की हालत है फिलहाल। पंजाब बहुत बढ़िया टीम है भाई, अंडर श्रेयस अय्यर, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई आज की वीडियो इधर तक ही रखते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई रोज मैं 2-2 वीडियो डालता हूँ, सुबह 9 बजे और दोपहर 3 बजे। तो भाई सब्सक्राइब कर करना। गुड बाय भाई लोगों।